गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। आगे हमारे दो एग्जाम लगे हैं होम साइंस से। बच्चों की डिमांड थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाए सारे टॉपिक से। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। चलिए हम देख लेते हैं उसके आज जो हम टॉपिक पढ़ने, इसके पहले जो हमने टॉपिक किया है वो किया है वाटर यानी कि जल। आज जो हमारा टॉपिक है वो वनस्पति भोज्य पदार्थ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? एंथ्रोफोन, बेंजीन विदरिंग, मिथेनॉल रोलिंग, कैल्शियम कार्बाइड फर्मेंटेशन। इसमें से कौन से ऐसे हैं केमिकल, जो कौन से रसायन ऐसे हैं जिन्हें हम फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं? आपने एक नाम सुना होगा, कार्बाइड। हर किसी ने सुना होगा, उससे आम केले सब पकाए जाते थे गाँव में। जब हम, आपने देखा होगा कि उसे एक साथ रख के किसी कपड़े से लपेट के या फिर किसी उसे थोड़ी गर्मी देने के लिए फलों को रख के और उसमें कार्बाइड डाल दिया जाता था, जिससे आम पक जाते थे। इसमें दो ऐसे हैं जो यूज़ किए जाते हैं। पहला तो एंथ्रोफोन है। एंथ्रोफोन जो है इसे भी उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। और कैल्शियम कार्बाइड फर्मेंटेशन उपयोग किया जाता है फलों को। 1 और 4th। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है? सल्फर यौगिक से, एंजाइम की क्रिया से, वाष्पशील सल्फ्यूरिक उत्पन्न होने से, उपरोक्त सभी से। जब हम प्याज काटते हैं तो हमें रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सल्फर यौगिक होते हैं। जब ये प्याज से अलग हो जाते हैं सल्फर यौगिक, तो सल्फो ऑक्साइड और प्याज एंजाइम निकल जाते हैं इसमें से, और ये अल्फेलिक एसिड बनता है। ठीक है, इसीलिए कुछ टाइम बाद आंखों में लगना बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिरक्षक जो रंगीन फलों से के रसों में डाला जाता है बेंजोइक अम्ल कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, सोडियम बेंजोनेट कहलाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड कहलाता है। परिरक्षक जो रंगीन फलों में डाला जाता है, रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है। जैसे कि हम, आपने कभी जूस पिया होगा, तो अगर हम किसी चीज़ का जूस बना रहे हैं, उसका अगर वो प्रॉपर कलर नहीं है, उसमें कम डालते हैं, तो उस जूस जैसा कलर के लिए ये जो रस डाला जाता है, उस जूस जैसा कलर लाने के लिए इसमें बेंजोइक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसी सारे फलों के कलर में आता है। उस डाल दो तो ये नहीं पता चलता कि इसमें फ्रूट्स है या फिर कलर मिलाए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कलरफुल होते हैं फल, उनमें मिलाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय के उत्पादन में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फायरिंग, फर्मेंटेशन, सॉर्टिंग, बिदरिंग, रोलिंग, ब्लेंडिंग, पैकिंग। इसमें ये कह रहा है कि चाय का उत्पादन जो होता है उसमें जो भी चरण फॉलो किए जाते हैं उसके क्रम में इसे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले बिदरिंग आता है। ठीक, और जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सबसे पहले बिदरिंग। फिर सेकेंड वन रोलिंग आता है, दूसरे नंबर पे रोलिंग आएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा फर्मेंटेशन। ठीक, फिर चौथे नंबर पे आएगा फायरिंग। फिर 5वें नंबर पे आएगा ब्लेंडिंग, फिर पैकिंग। ठीक, अब आप देख लीजिए सीक्वेंस। पहले 2, जिस ऑप्शन में पहले 2 हो वो देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है जिसमें पहले 2 है, सी और डी। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा 4। अब देखिए इसमें एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें लास्ट में 4 है, तो वही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है। जिसमें अनाज का स्टार्च, जो अनाज का मोड होता है, वो चीनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। पकाना, मेल्ट करना, भाप देना या बेक करना। इसका जो सही आंसर है वो है मेल्ट करना। ठीक है, माल्ट करना। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसमें स्टार्च जो है चीनी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होती है। जो काली चाय होती है, हरी चाय उससे बेहतर होती है, वो इसलिए ये चाय है। ठीक, हरी चाय उससे बेहतर होती है। वो क्यों होती है? हरी चाय उससे बेहतर इसलिए होती है क्योंकि जो हरी चाय होती है ना, उसमें 10 से 40
मिलीग्राम तक पॉलीफेनॉल्स नामक पदार्थ पाया जाता है। ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जो बेस्ट मटेरियल होते हैं, हमारे शरीर को हानिकारक जो पदार्थ हानि पहुंचाने वाले होते हैं, हमारे फेस को, हमारी त्वचा को, उसको ये बाहर करने का कार्य करता है। ठीक है। जो ब्लैक टी होती है, जो ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों, ये जो टी है, चाय है, ये कैमेलिया सीनेसिस एक पेड़ है, उस पेड़ से पाई जाती है। ठीक है। इसका नाम है कैमेलिया सीनेसिस। ठीक है। ये इसके पेड़ से बनाई जाती है, दोनों ही चाय। ठीक है। इनकी पत्तियों से बनाई जाती है। लेकिन जो काली चाय होती है ना, इन दोनों में एक अंतर होता है, काली और हरी चाय में एक अंतर। जो काली चाय होती है उसमें फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो हरी चाय होती है उसमें किसी भी प्रकार के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरता है। जब फर्मेंटेशन होता है ना, उसके अंदर का जो कुछ ज़रूरी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को नेचुरली फ़ायदेमंद करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए काली चाय से अच्छी हरी चाय मानी जाती है। WHO ने एक रिसर्च किया था। उन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन से बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एथिल कार्बोनेट एक कैंसर कारक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जिसे कहते हैं एथिल कार्बोनेट। इसके ज़्यादा सेवन से ना हमें कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस दृष्टि से ग्रीन चाय सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, उपर्युक्त सभी दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं, जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा इसमें से सभी प्राप्त होता है, खनिज लवण भी, वसा भी, प्रोटीन भी। देखिए, जो वसा है, आपको पता है कि प्राणी जगत में जो दूध से बने खाद्य पदार्थ, मक्खन, दही, पनीर, घी आदि सब वसा के मुख्य स्रोत हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सूखे मेवे, वसा, ये सब वसा प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। और जो जिससे प्रोटीन पाया जाता है, मांस, मछली, अंडे, दूध से बने सभी भोज्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। वनस्पति में क्या होता है, सोया, मटर, दाल, मूंगफली, हरी सब्जियां, फल, इनमें सब विटामिन, मिनरल सभी चीज़ पाए जाते हैं, खनिज लवण। ठीक है। तो इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गैस्ट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में या फिर सलजम में? देखिए, इसमें सलजम को छोड़ के सभी में गैस्ट्रोजेनिक घटकें पाई जाती हैं। जो गैस्ट्रोजेनिक घटकें पाई जाती हैं, ये पता है ये क्या होती हैं? ये सब्जी का जो क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां होती हैं, जितनी भी क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां होती हैं, क्रूसीफेरस, ठीक है, जो भी क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां होती हैं ना, इन सभी में गैस्ट्रोजेनिक होता है वो पाया जाता है। गैस्ट्रोजेनिक घटके सभी में पाया जाता है। इसमें सलजम एक ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें गैस्ट्रोजेनिक घटके नहीं पाई जाती। ये क्या करता है, गैस्ट्रोजेनिक जो होता है, ये आयोडीन के कार्य को सुचारू रूप से नहीं होने देता। आयोडीन के अवशोषण को, हम आयोडीन की जो उपस्थिति होती है उसका अवशोषण थायराइड हार्मोन्स में नहीं होने देता। अगर होता भी है तो बुरी तरह प्रभावित होकर होता है, जिससे घेंघा रोग उत्पन्न होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए इनका उपयोग, इन सब्जियों का उपयोग हमें कम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, एन्नोजेनेथिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण, कैरोटीनाइड्स के कारण। जो टमाटर का लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है। लाइकोपिन एक लाल चमकदार कैरोटीन है। ठीक है। इसमें कैरोटीनाइड्स जो रंग द्रव्य होता है वो फाइटोकेमिकल पर हमला करता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि टमाटर हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। टमाटर के अलावा जितने भी लाल फल हैं, जैसे गाजर, तरबूज, पपीता, इन सब में लगभग एंथ्रोसायनिन पाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो प्याज है और गाजर है, इसमें ये कथई रंग का होता है। आपको पता है चुकंदर, गाजर कथई रंग का होता है ना, इसमें एलाइसिन पाया जाता है। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए है, लाइकोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो हमारा सिरका होता है ना, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। सिरका जो एक पारंपरिक तरीके से जो सिरका बनाया जाता है आमतौर पर, उसमें क्या कहता है, मीठे फलों के रस से बनाया जाता है। इसे कई दिनों तक ऑक्सीडाइज होने के लिए रखा जाता है, धूप में रखा जाता है ऑक्सीडाइज होने के लिए। इसके बाद यह धीरे धीरे खट्टा हो जाता है। आपको पता है इसमें बैक्टीरियल प्रोसेस होता है और ये खट्टा हो जाता है। रस का यह खट्टापन एसिटिक एसिड बनने के कारण होता है। इसमें जो खट्टापन आता है उससे एसिटिक एसिड बनने के कारण आता है। तो इसे सिरका भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए और पाचन में भी बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इसलिए भोजन में सिरका अगर मिल जाए आपको तो उपयोग करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के कार्य के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों को, गेहूं को, चावल को या फिर मड़ुआ को?
खाद्य पदार्थों के आधार पर जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, आपको पता है हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इन्हें रक्षात्मक, इससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। गेहूं से हमें प्रोटीन मिलता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मड़ुआ से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे आहार को शरीर में सुरक्षित पहुँचाते हैं। जो जैसे हमने अगर आहार के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया या खाद्य पदार्थ अपने मुंह में चला गया तो ये तुरंत उन पर हमला करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है खमीरीकरण, सतह पर स्थिर करना, मिश्रित करना और पीसना। काली चाय का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमने आपको बताया, उसका जो महत्वपूर्ण एक चरण है वो है खमीरीकरण। इस प्रोसेस से चाय को गुजारा जाता है जिससे फाइटेट की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए। कारण कह रहा है इनमें उपस्थित लोहे और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने से गहरा हरा रंग बन जाता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है, ठीक है। कथन तो सही है पर कारण इसका सही नहीं है, रीजन सही नहीं दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम होता है। जब हम अनाज को अंकुरित करते हैं तो उसके समय एक एंजाइम सक्रिय हो जाता है, उसे पैपेन कहते हैं, ब्रोमीलिन कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं या फिर रेनिन कहते हैं। अंकुरण के समय जो अनाजों में एक एंजाइम सक्रिय होता है उसे कहते हैं एमाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है, ये एमाइलेज जो है ये अनाज के जो बीज होते हैं ना, अंकुरण के दौरान एलेरॉन परत में, इसकी जो एलेरॉन एंडोस्पर्म स्टार्च वाली परत होती है, जो सबसे ऊपर के सबसे नीचे वाली परत होती है, उसमें मेटाबोलरज करने का योग्य शर्करा हाइड्रोलाइजिन होता है। वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दो शर्कराएं होती हैं, मेटाबोलरज में योग्य एक शर्करा होती है हाइड्रोलाइजिन, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसमें, ठीक है। ये क्या करती है, जड़ों और सूट का जो अकजावा और हरा मिसीमुरा, इसे कहते हैं अकाजावा और हरा मिसीमुरा कहते हैं, ठीक है। 1985 में बेक और जिगलर ने इसे बताया था, इस बात को बेक और जिगलर ने बताया था, ठीक है। वो सन था 1985 में जब बताया गया था। जब इसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई थी तो वो सन था 1989, इसमें वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तब बताया गया कि अगर हम अनाजों को अंकुरण करके खाते हैं तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है वो, और वृद्धि के लिए ऊर्जा, ये वो जो सन था वो था 1989 में, ये बात कंफर्म हुई थी, ठीक है। उसमें एमाइलेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करने की छूट है? गेहूं का आटा, चावल का आटा, चने का आटा, मक्के का आटा। हमने आपको बताया जो सीलियक रोग होता है, ये सीलियक रोग हमारी छोटी आंत में, छोटी आंत का एक रोग होता है, ठीक है। ये जो है इसमें जब हम इसमें पूछ रहा है कि ग्लूटेन नहीं होता, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें ग्लूटेन नहीं होता, इसमें इस रोगियों को, इनके पीड़ित रोगियों को ग्लूटेन नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके पीड़ित बने उपयोग करने के लिए और इसमें जो है चने, जो इसका चना है, गेहूं का आटा है, ठीक है, और इसका जो है इसमें ग्लूटेन पाया जाता है। तो ग्लूटेन का बैन करने के लिए कहा जाता है कि ग्लूटेन नहीं देना चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे ये उपयोग करने की छूट है। देखिए, चावल का आटा भी कर सकते हैं, चने का आटा भी, मक्के का आटा भी कर सकते हैं, लेकिन गेहूं में ना ग्लूटेन पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? सोया से, चावल से, मक्का से या फिर गेहूं से? इसमें से कौन सा ऐसा वनस्पति पदार्थ है जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है? आप सबको पता है कि इसमें जो गेहूं है इसमें ग्लूटेन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए के रोगियों को नहीं दिया जाता है। जो ग्लूटेन होता है ना, ये दो तरह से प्रोटीन उपस्थित होती है इसमें, एक ग्लूटीन, एक ग्लाइडिन, ठीक है। जो ग्लूटीन होती है वो ग्लाइडिन, इन दोनों में प्रोटीन को ही सम्मिलित रूप में ग्लूटीन कहते हैं, दोनों को मिलाकर ग्लूटीन कहते हैं। गेहूं में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन, एक ग्लाइडिन। इन दोनों को ही जो सम्मिलित रूप होता है उन्हें ग्लूटीन कहते हैं, ठीक है, ग्लूटेन कहते हैं। जो गेहूं में प्रोटीन होता है ग्लूटीन, इसमें क्या होता है, इस गुणवत्ता वाले गेहूं में पाया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी के गेहूं होते हैं उसमें 10 से 14 तक, निम्न कोटि का गेहूँ जो होता है उसमें 8 से 9 ग्राम तक प्रोटीन उपस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेहूं के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम में, जो उसके गेहूं के संसाधन में संबंधित क्रम बनाए गए उसे सही क्रम में व्यवस्थित करें। शुद्धिकरण, खींचना, पीसना, धोना, ब्लीचिंग करना या फिर नरम करना, किस प्रोसेस से गेहूं को बनाया जाता है, ठीक है, उसके जो संसाधनों को उपयोग किया जाता है कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, खींचना, बाल से खींचा जाता है गेहूँ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसका 1 कह दो। फिर उसे धोया जाता है, ठीक। उसके बाद उसे क्या करा जाता है, सबसे पहले इसका शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे पहले गेहूं का शुद्धिकरण किया जाता है, ओके। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, धोया जाता है। फिर उसे खींचा जाता है। सबसे पहले गेहूं को खींचा जाता है, ठीक। फिर उसको धोया जाता है। फिर उसको नरम किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, पीसा जाता है। फिर क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं इसकी। फिर इसे, ठीक। तो आप देख लीजिए, पहले खींचना, सबसे पहले किसमें, तीसरा पहले, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट डिस्चार्ज कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। भ्रूण में, भ्रूणपोष में, एल्वोरान में, स्केट्यूटेलम में। इसमें से जो भ्रूणपोष होता है वो स्टार्च के कणों को अनाज के भोजन में भंडारण होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनाज इसी में पाया जाता है, भ्रूणपोष में। ये अनाज का मुख्य भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतिक अन्न पदार्थ में प्रतिपोषक घटक होते हैं। जो वनस्पतिक अन्न पदार्थ होते हैं उसमें जो प्रतिपोषक घटक होते हैं वो क्या होते हैं, फाइटोकेमिकल, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट या फिर फाइटेट। आपको पता है कि जो प्रतिपोषक होते हैं वनस्पति अन्न पदार्थ में, जो प्रतिपोषक होते हैं मतलब वो सही नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते। सबसे पहले तो वो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, फिर टैनिन, फाइटेट, ये सब अच्छे नहीं होते, ठीक है। टैनिन और फाइटेट, ओके। देख लीजिए किसमें से दूसरा, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न प्रदान करता है ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन, प्रोटीन। जो हमारा अन्न होता है वो हमें क्या प्रदान करता है, सबसे पहले तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, प्रोटीन भी प्रदान करने का कार्य करता है अन्न हमारा जो होता है। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। एक और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। मनुष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। आपको पता है हर इंसान अनाज पे ही जीवित है, चाहे वो कहीं का भी इंसान हो। जो आयोडीन होता है और उससे घेघा नामक रोग होता है, ये हमें नमक से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन ए फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है, और जो कार्बोज, प्रोटीन, ये सब हमें अनाजों से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन या फिर ल्यूसिन। गेहूं में सबसे कम मात्रा में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है। जो गेहूं में सबसे कम मात्रा में अमीनो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लाइसिन, ठीक है। सबसे कम मात्रा में इसमें लाइसिन पाया जाता है। गेहूं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आपको पता है। एक हिस्ट्रियस गेहूं, ये क्या होता है, ये कठोर होता है, सरल प्रकृति का होता है, और इसमें ब्रेड, बिस्किट तथा बेकरी के अन्य जो पदार्थ होते हैं जिसे नरम बनाया जाता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। एक होता है मेयली गेहूँ। मेयली गेहूँ क्या होता है, इसमें ये नरम होता है, ठीक है। इसे मुख्यतः रोटी बनाने के लिए, जिन आटों से हम, जिन गेहूं से का प्रयोग करके हम रोटियां बनाते हैं उन्हें मेयली गेहूं कहते हैं, ठीक है। ये इसमें 2 तरह की प्रोटीन होती है गेहूं में, एक ग्लूटीन, एक ग्लाइडिन, ठीक। इसमें आपको पता है कि प्रोटीन में 9-10 जो टोटल प्रोटीन में जो 20 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं उसके बंध से जुड़कर बना होता है। जो 10 होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो गेहूं में जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो नहीं होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं। इसमें लाइसिन, थियोनिन ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी है, लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। पीली मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल। देखिए जो पीली मक्का होती है यानी कि जुनरी, भुट्टा जिसे कहते हैं आप, उसमें कैरोटीन पाया जाता है क्योंकि उसका कलर पीला होता है, इसीलिए वो विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है।
कि पीले रंग के कारण इसमें कैरोटीन उपस्थित रहता है और यह मक्के की बेहतरीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे फाइटिंग करता है कोलेस्ट्रॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। जो गेहूं की प्रोटीन है उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है? मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन या फिर ल्यूसिन। हमने आपको अभी बताया कि इसमें लाइसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम से अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं, बाजरा, ज्वार या फिर चावल। कौन सा अनाज ऐसा है जिसके प्रति 100 ग्राम से सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है? देखिए, जो गेहूं होता है उसके 100 ग्राम से 11 पॉइंट, जो गेहूं है इसके 100 ग्राम से कितनी प्रोटीन प्राप्त होगी हमें? 11.8 ग्राम। ठीक है, जो बाजरा है इसके प्रति 100 ग्राम से कितनी प्रोटीन प्राप्त होगी हमें? बाजरे के 100 ग्राम से 11.6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। जो ज्वार है इसके 100 ग्राम से 11.4 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। लेकिन जो चावल है इसके 100 ग्राम से 6.6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। अब आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गेहूं से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज का एक एक्सचेंज देता है 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी या फिर 40 कैलोरी। अनाज का जो एक एक्सचेंज है वो कितना देता है हमें? वो टोटल हमें जो देता है ऊर्जा देता है वो 50 कैलोरी देता है एक एक्सचेंज अनाज का। ठीक है, 50 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन, नन ऑफ दिस। आपको पता है सबसे अच्छी मात्रा में गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से, माड़ी से, सीरा से, नन ऑफ दिस से। जो चीनी है उसे अपमिश्रित किया जाता है, सफ़ेद पत्थर मिलाया जाता है इसमें। ठीक, ये चीनी में ईजिली मिक्स हो जाता है और पता नहीं चलता है, पता ना चल सके इसलिए इसमें शुगर या शर्करा क्रिस्टल खाद्य पदार्थ होते हैं। ये गन्ने और चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रैक्टोज उपस्थित होता है इनमें, इन शर्कराओं में। ये फलों, मधु या अन्य किसी स्रोत से पाया जाता है, जो हमारी हनी होती है उससे। विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ खपत होती है चीनी की वो देश है ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? फल व सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे या मांस। आपको पता है कि गेहूं और जो मोटे अनाज होते हैं ऑप्शन नंबर बी सबसे मुख्य खाद्य वर्ग माना जाता है। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे उन्होंने 11 खाद्य वर्गों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, उन्होंने 11 खाद्य वर्गों के बारे में बात की थी। उसमें जो उसमें गेहूं और मोटे अनाज थे उनके बारे में उनका सबसे अधिक बेनिफिट बनाया था, सबसे अधिक यूज़ होने वाला पदार्थ बताया था। ठीक है, और एक संतुलित भोज्य पदार्थों के रूप में एक गृहिणी जो है भोजन बनाते समय उसे ध्यान रखना चाहिए कि किन खाद्य पदार्थों का यूज़ करें जिससे वह एक संतुलित पोषक तत्व बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना, पकाने में कम समय लगना। आपको पता है इसमें से एक नहीं सही है, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना, बाकी सभी सही है। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पकाने में कम समय लगता है, जिनको हम अंकुरित करके भोज्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसमें जो पोषक विरोधक अंश होते हैं ये नहीं उत्पन्न होता जब हम अंकुरित करते हैं। ठीक, और इसमें जो विषाक्त तत्व होती हैं अंकुरण के बाद जो विषाक्त तत्वों की मात्रा वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, कुछ तो ऐसी होती है कि अच्छी शर्कराओं में परिवर्तित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है? मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन या फिर ल्यूसिन। गेहूं में जो सबसे कम मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है वो है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो अमीनो एसिड होता है गेहूं में वो होता है लाइसिन। हमने आपको अभी बताया था कि वो लाइसिन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की पिसाई से, चमकने से व परिष्कृत करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह है ए, बी, सी या उपरोक्त सभी। अनाज को जो हम पीस देते हैं और परिष्कृत करते हैं और चमकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उससे क्या नष्ट हो जाता है? उसमें जो विटामिन बी होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह होते हैं मिथियोनिन, लाइसिन, वेलिन, टायरोसिन। अनाज में जो अमीनो अम्ल अपूर्ण होते हैं, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, उन्हें क्या कहते हैं? वो होते हैं लाइसिन। ठीक है, ये क्या होता है? ये अंग्रेजी भाषा जो अनाज है इसे अंग्रेजी शब्द में क्या कहा जाता है? सीरियल्स कहते हैं, सीरियल्स। ठीक, सीरियल्स कहा जाता है इन्हें अंग्रेजी में। इनका जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो यूनानी भाषा से हुई थी, यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई थी। ठीक,
आहार के जो खाद्यान्न वो सबसे प्रमुख, आपको पता है कि आहार जो खाद्यान्न में सबसे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, बालक वृद्ध, सभी के लिए अनाज उपयोगी है, ज़रूरी है। आदमी खाने के बिना तो जिंदा रह सकता है कुछ दिन तक, पर बिना खाए कहीं भी कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। विश्व के हर हिस्से में अनाज का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए या फिर फिट रखने के लिए, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अनाज में लाइसिन अमीनो अम्ल होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 25 से 40 ग्राम या 5 से 10 ग्राम। जो दालें हमारी होती है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 20 से 25 ग्राम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको पता है विश्व के सभी देश में दाल का उत्पादन खूब होता है, सब लोग दाल खाना पसंद करते हैं। दालों में 18 से 25% तक यानी 20 से 25% प्रोटीन उपस्थित रहता है। भारत में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, अरहर, मोट आदि दालों का उपयोग किया जाता है। दालें प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत होती हैं। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए दालें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अनाजों की अपेक्षा दालों में अधिक लाइसिन तथा थ्रियोनिन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि गेहूं में या फिर अनाज में लाइसिन कम पाया जाता है, लेकिन दालों में भरपूर मात्रा में लाइसिन अमीनो एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों में प्रचुर मात्रा में होता है रेशा, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। दालों में सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें अच्छा साधन है रेशों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीनों का या वसा का। दाल सबसे अच्छा जो स्रोत है वो प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लोह तत्वों के जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। उपरोक्त सभी दालों का जो सबसे अच्छा प्रयोग करना चाहिए वो दालों का जो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण यौगिक है उसके अंकुरण के जो पोषणात्मक मूल्य हैं वो सभी है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसमें सभी होता है। यह पाचनशीलता में वृद्धि कर देता है जब अंकुरित हो जाता है, विटामिन सी को बढ़ा देता है, लोह तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों में पाया जाने वाला रोधक है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बायोटीन, आयोटीन। जो दाल में एक अवरोधक दालों में जो पाया जाने वाला एक रोधक है वो जो है वो है ट्रिप्सिन। इसे दालों का अवरोधक कहा जाता है क्योंकि इसमें दाल जो है पाचनशीलता एक जैविक मूल्य को प्रभावित करता है। ठीक है, इसकी जो पाचनशीलता होती है एक जैविक मूल्य को प्रभावित होने लगती है। दाल में उपस्थित विषैले जो तत्व होते हैं वो ताप के द्वारा हटाए जा सकते हैं, ताप के प्रभाव में लाके उसके विषैले तत्वों को हटाया जाता है। जो ट्रिप्सिन एवं हीमोग्लूटिनिन नामक विष ताप के प्रभाव में आने से नष्ट हो जाते हैं। अगर इसे भिगो दिया जाए, फूलने के लिए भिगोने से, पकाने से, अंकुरित करने से, खमीरीकरण करने से, इन सारी प्रक्रिया से दाल के जो विषैले तत्व होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही दालों का जो पोषण मूल्य होता है वो प्रभावित नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमने उसे उबाल दिया या फिर उसे पका दिया दाल को या फिर खमीरीकृत कर दिया, अंकुरित कर दिया तो उसके पोषक मूल्य नष्ट नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एक विषैला पदार्थ पाया जाता है दालों में, पर यह ताप के प्रभाव में आने से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन के, ऊर्जा के, पानी के या प्रोटीन के। जो फल और सब्जियां हैं वो सबसे अच्छे जो स्रोत हैं वो है विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होती है, चाकू से काटने पर नहीं कटती, खट्टी होती है या फिर नन ऑफ दीज होती है। जो एक अच्छी जेली होती है वो पारदर्शी होती है। ठीक है, उसे आप छुएंगे तो वो चिपकेगी नहीं आपकी उंगलियों में, चाकू से काटने पर उसमें भी नहीं चिपकती है। किनारे एकदम साफ कटे होते हैं, एकदम क्लियर कटे होते हैं, खुरदुरा नहीं कटेगा उसका किनारा। अगर आप किसी बॉटल में, जिस डब्बे में, जिस कंटेनर में आपने जेली को रखा, अगर आप उसमें से पलट देंगे तो बिना उसमें चिपके जेली नीचे नहीं गिरेगी और उसमें चिपकेगी भी नहीं। ठीक है, वो एक अच्छी जेली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे फलों तथा सब्जियों आहार में सम्मिलित किए जाते हैं शरीर निर्माणक आहार के रूप में। आपको पता है ये प्रोटीन का कार्य है। शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य, आपको पता है ये कार्बोज का काम है, कार्बोहाइड्रेट का, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित टेस्ट में पेप्टिन की मात्रा मापते हैं, अल्कोहल टेस्ट में, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट में, जेल मीटर टेस्ट में या फिर सीड टेस्ट में। इसमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसमें टेस्ट की पेक्टिन की मात्रा, जो पेक्टिन की मात्रा होती है उसे मापा जाता है। फलों के पेप्टिन की मात्रा जो होती है उसे मापा जाता है। एक बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट होता है, एक जेट मीटर टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्टों से फलों के अंदर की पेप्टिन जो होती है, पेप्टिन पदार्थ होता है, उसकी मात्रा को मापते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए बॉइलिंग है एक इसका, जिसका जो सही ऑप्शन एक बॉइलिंग टेस्ट है, एक जेट मीटर दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर 2 और 3। इसमें कहीं ऑप्शन में 2 है नहीं तो चलो हम इसे 2 बना देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेप्टिन पाया जाता है केले में, अमरूद में, गेहूं में या फिर अंडे में। आपको पता है जो पेप्टिन पदार्थ होता है वो फलों में पाया जाता है, मोस्टली अमरूद में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है जैम, जेली, अचार, उपरोक्त सभी। जो रसाकर्षण का सिद्धांत है उसे उपयुक्त करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम इसके लिए सभी का उपयोग करते हैं। जैम भी बनाते हैं, जेली भी, अचार भी, मुरब्बा भी, जो भी हम बहुत टाइम तक सेव रख सकें उन पदार्थों को बनाते हैं। ठीक है, इसे सुखाते हैं, प्रशीतक द्वारा बनाए जाते हैं, निर्वात पैकेजिंग की जाती है, डिब्बा बंद करके मिलाया जाता है, इसे धुआं दिया जाता है, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। इसका ये सब प्रोसेस होता है किसी भी फल के जो पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी का जेली में कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, स्वादिष्ट बनाना, रंग प्रदान करना। चीनी जो जेली में काम करती है वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, इसीलिए जेली में चीनी मिलाया जाता है। नमक, चीनी, ये सब हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, सेब में, दूध में या फिर पनीर में। जो अल्फा टॉक्सिन होते हैं वो मूंगफली में पाए जाते हैं। ठीक, मूंगफली में पाया जाने वाला एक भोज्य पदार्थ है अल्फा टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर होता है? कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपिन, फ्लेवोनॉइड्स या फिर कॉमोरिन। जो लहसुन में पाया जाता है आपको पता है फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। लहसुन में पाया जाने वाला एक तत्व, अच्छा तत्व है, भरपूर मात्रा में ये लहसुन में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? यह आलू, गोभी, प्याज आदि में भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। ये सफ़ेद रंग, सब्जियों का जो सफ़ेद रंग होता है ना, फ्लेवोनॉइड्स के ही कारण होता है। यह ताप में, मूली में भी पाया जाता है। यह ताप में, अम्लीय वातावरण में अप्रभावित रहता है, किंतु जब इसको क्षारीय वातावरण में रखा जाता है इसका रंग बदलकर पीला हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में सक्रिय तत्व दिए गए हैं, सूची 2 में मसाले दिए गए हैं। ठीक है, उसको 1 और 2 से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है? लहसुन में, हल्दी में, दालचीनी में या फिर लौंग में। जो एलिन नामक यौगिक होता है वो किस में पाया जाता है? वो सबसे अच्छी मात्रा में लहसुन में पाया जाता है। एलिन नामक यौगिक होता है, ये क्या काम करता है? ये इसके कारण बैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है। लहसुन में सल्फर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके सल्फर के कारण ये स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मसालों में जीवाणुरोधी प्रभाव है? सौंफ, हल्दी, हींग, लौंग, जायफल। इसमें से कौन से मसाले जिसमें जीवाणुरोधी प्रभाव होता है, विरोधी जीवाणुओं का विरोध करने का प्रभाव होता है? देखिए, पहले तो आपको पता है कि हींग है, ठीक, जायफल है, लौंग भी है। हींग, जायफल और लौंग। देख लीजिए किसमें है? तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तीसरा, चौथा और पांचवा, हींग, लौंग, इसमें जीवाणु विरोधी प्रभाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? कार्बोनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इन दोनों का या फिर नन ऑफ दीज का? मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है श्रावण होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ये क्या करता है? इसके कारण सीने में जलन, पेट में जलन, तेज दर्द होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं बहुत सारी। इसे एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, एसिडिटी हम नहीं कहते, इसे एसिडिटी कहते हैं। हमारे शरीर के आमाशय में या पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तथा पेप्सिन का श्रावण होने लगता है, जो समानतः आमाशय में ही मौजूद रहते हैं तथा पाचन में सहायता करते हैं। मसाले या कि गलत खान-पान से के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण अधिक होने लगता है, तभी ये समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, मसाला या फिर कुछ ऐसे खा लेने से हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होने लगते हैं, इसलिए हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक का पाचन होने लगता है हमारे आमाशय में, और फिर ऐसी प्रॉब्लम, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, समस्याएं होने लगती हैं। ठीक, देखिए, वनस्पति भोज्य पदार्थ से मुझे जितने क्वेश्चन मिल सकते थे, जितने बनाए जा सकते थे, मैंने बना दिए, आपको बता दिए। 50 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर भी इसमें है, इसमें खुद से भी बनाए हुए क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। और आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।